गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप दो क्लासेस पे देखे होंगे रीजनिंग का, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडिल से और प्राचीन जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन ही क्यों हुआ। तो पहले उसका कारण देखते हैं। तो इसमें कारण यह है कि जब उस्मानिया साम्राज्य आया टर्की में, तो उसने क्या किया कि जो बैजंतिया साम्राज्य था उस पर अधिकार कर लिया। तो उस रास्ते से जो व्यापार होता था उसको ये उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया, बंद कर दिया। तो ये लोग क्या किए कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए ये लोग भारत की तरफ आए। हम इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। पहले देखते हैं इसका कारण क्या था। कारण, जैसे ये अफ्रीका का तट है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये मान लीजिए अफ्रीका है। ये बस थोड़ा सा बना रहे हैं, ये भूमध्य सागर है, ये रोम है, ये इस तरह से होके ये आता है, ये टर्की का पार्ट है, ये एशिया स्टार्ट होता है यहां से। ये वही है, ये मान लीजिए एशिया है, ये ईरान होते हुए ये मान लीजिए भारत है। तो ये जो रोम है, यहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य। तो इसमें हुआ करता था रोमन साम्राज्य कब, 1453 से पहले, 1453 ईस्वी से पहले इसमें रोमन साम्राज्य हुआ करता था। कहाँ, यूरोप में। और इसी रोमन साम्राज्य के थ्रू भारत का क्या होता था, व्यापार होता था। भारत से व्यापार इसी रोमन साम्राज्य के थ्रू होता था। और किससे होता था, इस रास्ते से होता था, इस रास्ते से। ये क्या है, कस्तनतुनिया, यानी पहले इसको कस्तनतुनिया बोलते थे, आज हम लोग इसको इस्तांबुल बोलते हैं, और यह टर्की का पार्ट है। तो इस रास्ते से भारत से व्यापार होता था। 1453 में क्या हुआ, जैसे ये मान लीजिए ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये पश्चिम की तरफ है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूरब की तरफ है तो पूर्वी रोमन साम्राज्य। ये दो साम्राज्य हुआ करते थे 1453 से पहले। 1453 से पहले दो साम्राज्य हुआ करते थे, हुआ करते थे। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, रोम। रोम आजकल कहाँ की राजधानी है, इटली की राजधानी है, जो यहाँ थी, यानी यहाँ थी रोम। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कस्तनतुनिया। कस्तनतुनिया, कस्तनतुनिया, कस्तनतुनिया को हम लोग आज क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। इस्तांबुल। कस्तनतुनिया कहाँ थी, कस्तनतुनिया यहाँ थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का राजधानी रोम यहाँ थी, यानी ये पश्चिमी साम्राज्य था, ये पूर्वी साम्राज्य था। कब, 1453 ईस्वी से पहले। इसके बाद क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में यहाँ पे टर्की में एक नया साम्राज्य आया, उस्मानिया। उस्मानिया साम्राज्य कहाँ आया, टर्की में। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को एक और नाम से जानते हैं, बैजंतिया। बैजंतिया साम्राज्य, बैजंतिया साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बैजंतिया साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 1453 में क्या हुआ कि टर्की में एक नया साम्राज्य आया, उस्मानिया साम्राज्य। तो जब उस्मानिया साम्राज्य आया, इसने क्या किया कि उस्मानिया साम्राज्य ने इस पे अटैक कर दिया, इस पे, बैजंतिया साम्राज्य पे। उस्मानिया वर्सेस बैजंतिया, बैजंतिया, जिसमें कौन विजय हुआ, ये उस्मानिया साम्राज्य विजयी हो गया। यानी उस्मानिया साम्राज्य, ये टर्की वाला साम्राज्य क्या हुआ, विजयी हो गया।
जब ये विजयी हो गया, यानी जब ये जीत गया, तो इसने क्या किया कि जो इस रास्ते से व्यापार होता था, यहाँ से जो व्यापार होता था, इसको इसने बंद कर दिया। तो इसने क्या किया, कस्तनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसने उस्मानिया साम्राज्य में कस्तनतुनिया पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। तो जो ये यूरोपवासी हैं, यानी जो यूरोपीय लोग हैं, अब ये लोग इस रास्ते से व्यापार करते थे, तो इनका व्यापार इस रास्ते से बंद हो गया। तो अब ये लोग क्या सोचे कि अब हम लोग इधर से व्यापार करें। किधर से? इधर से, यानी अफ्रीका के तट से होते हुए। तब तो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले इधर से चलना शुरू किया, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए, फिर यहाँ से हिंद महासागर से होते हुए भारत की तरफ ये लोग चलना शुरू किया। तो इसका मेन कारण क्या था? आखिर भारत में यूरोपियन का आगमन का कारण क्या था? कस्तनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो जाना। मेन कारण यही था, कस्तनतुनिया पर, ये कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कस्तनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो जाना, ये यूरोपियों के आगमन का मुख्य कारण था। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लोग पहले यूरोपियों में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए। ये तो मेन कारण था। अब इस व्यापार करने के क्रम में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। तो देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए। तो पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली का आगमन। सबसे पहले ये लोग जब व्यापार करना इधर से चाहते थे, जब ये कस्तनतुनिया पर अधिकार कर लिया था उस्मानिया साम्राज्य ने, तो इन लोग को तो पहले समुद्री मार्ग का पता होना चाहिए कि समुद्री मार्ग किधर से किधर जाएंगे, क्योंकि उसमें भी मार्ग होता है। ये नहीं कि हर स्टेट से, यानी हर जलडमरू मध्य से व्यापारी होगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो इन लोगों ने सबसे पहले नक्शा तैयार किया। इसका यूरोपियो, जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, उसका नक्शा तैयार किया किसने? यूरोपियों ने। और सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैप कौन तैयार करेगा? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में सबसे पहले प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के पश्चिमी तट का एक मैप तैयार किया। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के पश्चिमी तट का एक मैप तैयार किया। ये आया नहीं, ये नहीं कि ये आया है, बस इसने क्या किया, एक नक्शा तैयार किया कि हाँ, इस रास्ते के थ्रू होकर भारत में जाना है। तो यह है अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने जो ये रास्ता है, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट का, इसका नक्शा तैयार किया। और सबसे पहले आया किसने? बार्थोलोमो डियाज। सबसे पहले भारत की तरफ किसने चला? बार्थोलोमो डियाज। ये चलना शुरू किया, ये आया नहीं, ये चलना शुरू किया। लेकिन ये कहां तक पहुंचा? यहां तक, केप ऑफ गुड होप, यानी इसको बोलते हैं आशा अंतरीप। इसको क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप। ये कहाँ है? केप टाउन के पास है, और केप टाउन अफ्रीका की, यानी दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी भी है। ऐसे अफ्रीका की राजधानी कुछ और है, लेकिन इसकी जो वैधानिक राजधानी है वो कहाँ है? केप टाउन में है। यह केप टाउन। तो इसी के जस्ट मान लीजिए केप टाउन यहाँ है, तो केप ऑफ गुड होप यहाँ है। इसके सबसे आखिरी छोर है केप ऑफ अगुलहास सबसे आखिरी छोर है, लेकिन केप ऑफ गुड होप
ये क्या है कि जैसे कोई व्यापारी आता है तो किसी जहाज को रोकने के लिए एक तरह से मान लीजिए कि ये आराम करने की जगह है। केप ऑफ गुड होप एक तरह से कोई भी जो समुद्री यात्रा होती है यानी समुद्री जहाज जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, आराम फरमाते हैं। तो ये लोग कहाँ के, केप ऑफ गुड होप तक कौन आया, बार्थोलोमो डियाज यानी आसान द्वीप तक आए। केप टाउन के पास में, केप टाउन अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। इसके बाद क्या हुआ, 1497 में वास्को डिगामा, 1497 में वास्को डिगामा चलना शुरू किया। कहां से, पुर्तगाल से। कब, 1497 में। कितने जहाज के साथ, 4 जहाज के साथ, 4 जहाज के साथ चलना शुरू किया। भारत कब पहुंचा, 1498 में, 1498 में भारत पहुंचा। और कहां पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे। 1498 में, ये 1498 में भारत पहुंचा कालीकट बंदरगाह पे। उस समय भारत का शासक कौन था, जमुरी, जो यहाँ केरल के तट पे है। ये कालीकट कहाँ है, केरल के तट पे। तो इस समय के राजा जमुरीन, जमुरीन ने इसका स्वागत किया, स्वागत किया किसका, वास्को डिगामा का। और ये स्वागत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इधर से व्यापार होता था कस्तुनतुनिया से, उस पे तो पहले उस्मानिया साम्राज्य ने अधिकार कर लिया, तो वहां से व्यापार बंद हो गया। और जो रोमन साम्राज्य है वहां से अधिक मात्रा में क्या आता था, सोना आता था, अधिक मात्रा में वहां से सोना आता था। और भारत से मसाला, रत्न, ये सब का क्या होता था, व्यापार होता था। मसाला का, रत्न का, हाथी दांत का, ये सब का व्यापार होता था और वहां से सोना आता था। तो जमुरीन ने स्वागत इसलिए किया क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में वहां से सोना आएगा रोमन से, रोमन साम्राज्य से, और यहाँ से मसाला का, रत्न का और हाथी के दांत का क्या होगा, व्यापार होगा। तो अगर सोना आएगा तो उससे क्या होगी, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए जमुरीन ने क्या किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया। ये वास्को डिगामा कहां से भारत आया, अगर मान लीजिए पूछ दे कि किस महासागर को पार करके आया, ये केन्या तथा मेडागास्कर, मेडागास्कर के पास से हिंद महासागर को पार किया। ये है मेडागास्कर, तो और ये यहाँ केन्या है, ये तंजानिया है, ये सोमालिया, सोमालिया के बाद तंजानिया, केन्या है। तो यहां से क्या किया कि ये मेडागास्कर, और इस रास्ते के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू ये लोग क्या किया, भारत की तरफ बढ़े। कौन, पुर्तगाली। और इसको किसने सहायता की थी पार करने के लिए, तो अब्दुल मनीक, अब्दुल मनीक जो कि एक व्यापारी था। कहाँ का, गुजरात का व्यापारी था, जो कहाँ था, अफ्रीका में था। तो ये गुजरात का व्यापारी अब्दुल मनीक ने वास्को डिगामा की क्या की, वास्को डिगामा की सहायता किया हिंद महासागर पार करने में, भारत की तरफ लाने में किसकी सहायता थी, अब्दुल मनीक की। तो सबसे पहले प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने नक्शा तैयार किया अफ्रीका के पश्चिमी तट का। सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज यहां तक पहुंचा। ये कब आया था, 1487 में, इसको याद रख लीजिए, 1487 में, 1487 में बार्थोलोमो डियाज यहां तक पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक। इसके बाद 1497 में वास्को डिगामा 4 जहाज के साथ भारत आता है। उस समय भारत का शासक कौन था, जमुरीन था। जमुरीन ने इसका स्वागत किया। केन्या तथा मेडागास्कर के थ्रू ये हिंद महासागर को पार करके भारत आता है। और अब्दुल मनीक जो कि एक भारतीय व्यापारी था जो अफ्रीका में था, उसने क्या किया, वास्को डिगामा को ये भारत लाने में सहायता किया। ये 1498 में आया। जब वास्को डिगामा 1498 में आया तो 3 महीने तक भारत में रुका। कितने, 3 महीने तक वो भारत में रुका।
वास्को डी गामा 3 महीना तक भारत में रुका। कितना? 3 महीना। इसके बाद जब ये वापस गया तो यहां से क्या लिया इसमें, अपने जहाज में मसाला लेकर गया। मसाला लेकर वापस गया। जब ये मसाला लेकर वापस गया, एक तो देखिए कि यूरोपिया जो है वो ठंडा प्रदेश में है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये सब देखिएगा तो ये ठंडे प्रदेश है, वहां पे मसाला की खेती बहुत कम होती है। तो ये जो मसाला है ये क्या करता है कि जो मीट होता है यानी जो मांस होता है उसको प्रिजर्व करता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जब वापस गया 3 महीने बाद तो ये मसाला लेकर गया, और जब इस मसाला को उसने यूरोप में बेचा तो इससे 60 गुना अधिक प्रॉफिट हुआ। कितना? 60 गुना। 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 60 गुना प्रॉफिट हुआ। जब 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो इन लोगों के मन में क्या हुआ? लालच आने लगा, क्योंकि भाई प्रॉफिट हो रहा है ना, और कोई जो भी व्यापारी होगा व्यापार करना चाहेगा, जितना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा वो व्यापार करेगा। तो इन लोगों के मन में लालच आने लगा। तब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम धीरे धीरे पूरे हिंद महासागर पे ही कब्जा कर लें, और जब हिंद महासागर पे कब्जा करेंगे तो पूरा व्यापार क्या होगा? हम ही लोग करेंगे, यानी सिर्फ पुर्तगाली ही करेंगे। बाकी जो ब्रिटिश थे या डच थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा कब्जा किसका होगा? पुर्तगालियों का। अगर वो लोग व्यापार करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? पुर्तगालियों से उनको परमिट लेना पड़ेगा तब वो व्यापार करेंगे। तो इन लोग के मन में धीरे धीरे लालच आने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि 1500 में पेड्रो अल्वारेज जो नौसैनिक अधिकारी था, वो भारत की तरफ चलता है। कौन? पेड्रो अल्वारेज। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कितने जहाज के साथ? 13 जहाज के साथ। 13 जहाज के साथ भारत आया, और 13 जहाज में क्या था? ये सभी में नौसैनिक रखा था। नौसैनिक। अब नौसैनिक क्यों ये रखा था? क्योंकि हम भारत में जाएंगे और पूरे हिंद महासागर पे क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट देखकर इन लोगों के मन में धीरे धीरे लालच आने लगा। ये 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज 13,000 नौसैनिक के साथ भारत आया, और इसने क्या किया कि हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया। यह ये जो इंडिया है तो ये है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर ये है। इसने क्या किया कि पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया। किसने? पेड्रो अल्वारेज ने। 13 जहाजों के साथ आया, सभी में नौसैनिक थे। इसने हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया। जब हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया, इसके बाद 1502 में पुनः कौन आता है? वास्को डी गामा। 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा आया 1502 में, पुनः वास्को डी गामा आया, और इसने क्या किया कि एक फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे कंपनी को हम लोग एक तरह से मान लीजिए फैक्ट्री ही बोलते हैं। तो इसने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन में। पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाया। पहली फैक्ट्री ने कोचीन में लगाया। किसने? वास्को डी गामा ने। और हालांकि इस कंपनी का नाम क्या था? जो फैक्ट्री स्थापित हुआ पुर्तगाली कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या था? ये कंपनी कहाँ बनी थी? पुर्तगाल में बनी थी, लेकिन इसकी फैक्ट्री कहाँ पर लगी? भारत में। भारत में कहाँ? कोचीन में। तो इस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया ये कंपनी का नाम था। कहाँ बनी थी? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी। पहली कंपनी बनी यूरोपियो में। सबसे पहले कंपनी किसकी बनी? पुर्तगाल की। कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई इसने? कोचीन को बनाया। और यही फैक्ट्री क्या करती थी? लगभग 100 वर्षों तक ये लोग क्या किए? भारत से सिर्फ पुर्तगाली ही व्यापार करते थे, लगभग 100 वर्षों तक। इसके बाद हम आगे देखेंगे डच 1595 में आएंगे। ये 1502 में है, 1595 में लगभग 93 वर्ष
इसके बाद 93 वर्ष बाद डच आएंगे। 93 वर्ष तक सिर्फ किसका मोनोपोली रहेगा? सिर्फ इसी कंपनी का, स्टार्डो द इंडिया का। और ये कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। तो जब ये इनकी फैक्ट्री स्थापित हो गई इंडिया में, तो इस फैक्ट्री का कोई ना कोई तो संस्थापक चाहिए, यानी कोई ना कोई व्यवस्थापक यहाँ चाहिए चलाने के लिए। इसी क्रम में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का कालक्रम स्टार्ट हुआ, यानी फ्रांसीसी का कालक्रम भारत में स्टार्ट हुआ। कब? ये कंपनी बनने के बाद। इससे पहले ये लोग सिर्फ क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो जब ये कंपनी बनी तो इसका संस्थापक यहाँ क्या हुआ? भारत में स्टार्ट हुआ। किसके लिए? सिर्फ इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कंपनी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी का नाम एक दो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला यहाँ का शासक बनता है कौन? शासक नहीं बोल सकते, संस्थापक बोल सकते हैं। पुर्तगाली कंपनी का जो रेगुलेट करता था कहाँ? इंडिया में। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ये कब रहा? 1505 से 1509 तक। पहला पुर्तगाली शासक फ्रांसीसी डी अल्मीडा, इसको 1505 से 1509 तक रहा। इसने क्या किया कि इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया किसने? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? इसका मतलब कि पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लेना। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लेना, यानी पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लेना। जब पूरे हिंद महासागर पे लोग कब्जा कर लिए तो इसको पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। पुर्तगाली सागर। पुर्तगाली सागर कहा जाने लगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। जब ये पूरा हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया तो इसका मतलब कि समस्त व्यापार, जो पूरा व्यापार होगा उस पर कौन रेगुलेट करेगा? पुर्तगाली करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे हिंद महासागर पे लोग कब्जा कर लिए। अब कोई भी व्यापार कोई अदर यूरोपियन कंट्री, जैसे मान लीजिए डच है या ब्रिटिश है, अगर वो लोग व्यापार करेंगे तो इसका मतलब इन लोगों से परमिट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया ताकि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कर सकें। इसके बाद जो दूसरा शासक बना वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि प्रथम जो था संस्थापक वो कौन था? अल्मीडा, लेकिन अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका मतलब कि इसका कोई ना कोई उपलब्धि रही होगी। तो इसकी पहली उपलब्धि थी 1510 में गोवा पर विजय किया। 1510 में किस पे विजय किया? गोवा पे। उस समय गोवा का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। इसने क्या किया कि यूसुफ आदिल शाह को हराकर 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। इसने एक विवाह नीति चलाई। विवाह नीति। अब ये विवाह नीति क्यों चलाए? ताकि जो यूरोपियन लोग हैं, यानी जो पुर्तगाली लोग हैं, वो लोग क्या करें कि भारतीय स्त्री से विवाह करें। जब भारतीय स्त्री से विवाह करेंगे तो इसका मतलब क्या, वो लोग भारतीय समाज में ढल जाएंगे। भारतीय समाज में अगर वो ढल जाएंगे, इसका मतलब वहां से क्या होगा? व्यापार करने में उनको सहूलियत होगी, यानी व्यापार करने में उनको आसानी होगी, और भारतीय लोग उनसे घुल मिल जाएंगे तो उनका विरोध भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया? विवाह नीति चलाया। और खासकर किसने किस पे ध्यान दिया कि जो विधवा भारतीय औरत थी, यानी भारतीय जो विधवा स्त्री थी, उससे ये लोग क्या करें? विवाह करें। किसको बोला? पुर्तगालियों को, ताकि जो भारतीय समाज है उसको धीरे धीरे पुर्तगाली समाज की तरफ डाल दिया जाए। तो विवाह नीति चलाया। 1511 में मलक्का जल संधि पर, मलक्का जल संधि, और 1515 में हारमुज जल संधि।
हार्मुज जल संधि। मलाक्का जल संधि देखिएगा तो ये सुमात्रा द्वीप के पास है। ये सुमात्रा जो इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया, और इधर देखिएगा मलेशिया, तो वहां पे है मलाक्का जल संधि। और हार्मुज जल संधि ईरान के पास में है, ईरान और यूएई के पास। यानी हार्मुज जल संधि कहाँ है? यहाँ। हार्मुज जल संधि यहाँ है। तो इसने क्या किया कि जो यहाँ से व्यापार होता था, हार्मुज जल संधि इस पे भी अधिकार कर लिया और मलाक्का जल संधि उस पे भी अधिकार कर लिया, क्योंकि उस दोनों यहाँ से जो है व्यापार ज्यादा होता था और मलाक्का जल संधि दोनों से व्यापार क्या होता था? बहुत ज्यादा होता था। तो जब ये अधिकार कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे मनमाने टैक्स लगाएंगे। पुर्तगाली कोई भी व्यापारी आएगा उस पर टैक्स लगाएंगे कि हमको इतना % टैक्स दो, इसके बाद इस रास्ते से व्यापार करो। तो इससे क्या होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये था अल्बुकर्क। इसके बाद जो तीसरा आया वो था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये तीसरा संस्थापक है। इसने क्या किया कि गोवा को मुख्यालय बनाया। गोवा को मुख्यालय बनाया। पूछा जाता है कि गोवा को मुख्यालय किसने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया। इसके बाद इसने क्या किया कि 1535 में दीव और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। 1535 में दीव, 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया गया। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। और ये दीव और दमन कहाँ है? ये देखिएगा जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी के पास दीव और दमन है, खंबात की खाड़ी के पास। तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया, 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। तो ये जो मेन तीन थे इसमें फ्रांसीसी डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, इसके बाद नीनो डी कुन्हा। इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इन लोगों का पतन शुरू होने लगेगा, क्योंकि जब यूरोप में देखेंगे तो जो डच है या नीदरलैंड या हालैंड, डच को बोलते हैं नीदरलैंड, हालैंड, तो वो लोग क्या होंगे कि स्पेन से धीरे धीरे स्वतंत्र होंगे। आप देखेंगे कि 1581 में जाके पूरी तरह से डच या नीदरलैंड है वो स्पेन के वर्चस्व से खत्म हो जाएगा और इन लोग का धीरे धीरे जो शक्ति होगी वो धीरे धीरे कम होने रहेगी। तो इन लोग का एक पतन का मुख्य कारण भी वो बनेगा। इसको मिटा देते हैं। एक आता है कार्टेज प्रणाली, क्या थी इसी में, ये किसकी देन है? पुर्तगाली की ही देन है, कार्टेज प्रणाली। ये कार्टेज प्रणाली मतलब जैसे आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर था, जो मलक्का जल संधि थी या फिर हार्मुज जल संधि थी, इस पे क्या हुआ कि इन लोगों ने अधिकार कर लिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेज बोलते हैं। यानी हिंद महासागर, हार्मुज जल संधि, ये सब हिंद महासागर में ही है। हार्मुज जल संधि और मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, इस पे क्या हुआ? अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेज प्रणाली। यानी हिंद महासागर, हार्मुज जल संधि, मलक्का जल संधि, इस पे अधिकार कर लेना, उसी को बोलते हैं कार्टेज प्रणाली ही बोलते हैं। तो ये तो कंपनी के आगमन के बारे में था। अब इस देखते हैं कि ये भारतीयों को क्या क्या दिए। ये होता है ना कि भारतीयों, पुर्तगालियों का योगदान क्या क्या था। तो पहले हम ये देखते हैं पुर्तगालियों का योगदान। यानी पुर्तगालियों का योगदान, इसने भारत को क्या दिया? तो उसमें पहला हुआ प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब की? 1556 में। इसके बाद जो देखते हैं लाल मिर्च, पपीता, ये सब खेती किसने सबसे पहले भारत में शुरू की? पुर्तगालियों ने ही। तो लाल मिर्च, पपीता, ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है।
इसके बाद एक भवन निर्माण शैली है गोथिक। गोथिक शैली, गोथिक शैली आजकल जो गोवा गया होगा वो चर्च देखा होगा कि चर्च में कुछ पहले तो मान लीजिए ये जो चर्च ऐसे बनते होंगे आप देखे होंगे, तो ये जो चर्च है ये पीछे तक ऐसे रहता है, पीछे तक। तो इसमें देखेंगे एक कुछ इस टाइप का टावर खड़ा होता होगा, इस टाइप का टावर चर्च के बाहर में। इसी को बोलते हैं क्या, या चर्च के ऊपर में इस टाइप का टावर खड़ा होता होगा, इसी को बोलते हैं गोथिक शैली। तो गोथिक शैली किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। और गोवा सर्वाधिक दिन तक पुर्तगाली के अधिकार में रहा, अधिकार में रहा। कब तक, 1961 तक, 1961 तक ये अधिकार में रहा। कौन, गोवा। तो ये तो योगदान था। अब इसके पतन का कारण देखते हैं, आखिर पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ। यानी यहां लिख लीजिए पतन, पतन का कारण। इसमें एक है धार्मिक कारण। जैसे हम आपको बताए कि अल्बुकर्क ने विवाह नीति चलाया था, तो जब विवाह नीति अल्बुकर्क ने चलाया तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे जो भारतीय स्त्रियां थी उसे क्या किया, ये लोग पुर्तगाली लोग विवाह करने लगे। जब विवाह करने लगे तो उन लोग को जबरन क्या करते थे, ये लोग विवाह करके इसके बाद ईसाई धर्म कबूल कराते थे। तो धीरे धीरे समाज, भारतीय समाज जागरूक हुआ और इसने क्या किया, इनके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ एक तरह से मान लीजिए तो विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं हम लोग ईसाई नहीं बनेंगे। तो एक तो वो कारण था, इनका धार्मिक कारण था कि ये लोग जबरन ईसाई कबूल करवाते थे। दूसरा इनका पतन का कारण था कार्टेज प्रणाली। कार्टेज प्रणाली, अभी हम आपको कार्टेज प्रणाली बता चुके हैं कि हिंद महासागर, हार्मुज जल संधि, मलक्का जल संधि के अधिकार को ही कार्टेज बोला जाता था। जब ये कार्टेज प्रणाली था तो जो कंपनियां धीरे धीरे आना शुरू की, डच या जो भी ब्रिटिश या फ्रांसीसी, वो लोग क्या करते थे कि इन लोगों से, पुर्तगालियों से बाकी जो कंपनियां थी उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब युद्ध होना शुरू हुआ। तो जब युद्ध होना शुरू हुआ तो इनकी नौसैनिक कमजोर पड़ गई। जब इनकी नौसैनिक कमजोर पड़ गई तो ऑब्वियस है कि ये लोग क्या होंगे, इन लोग का पतन शुरू होगा। और बाकी जो इसमें देखेंगे कि सबसे मजबूत कंपनी कौन थे, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश सबसे मजबूत थी, इसीलिए उसका वर्चस्व भी बहुत अधिक दिनों तक रहा। तो एक पतन का कारण था धार्मिक कारण, दूसरा कार्टेज प्रणाली, और तीसरा था पुर्तगाली कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी का होना। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, जब सरकारी कंपनी थी, तो जब सरकारी कंपनी थी तो इसको, कंपनी को कौन रेगुलेट करता था, पुर्तगाल की सरकार रेगुलेट करती थी। जब पुर्तगाल की सरकार रेगुलेट करती थी तो जो भारतीय जो संस्थापक थे, यानी जो भारतीय, जो भी जो कंपनी थी स्टार्ट द इंडिया कंपनी, जो अपनी फैक्ट्री बनाई थी कोचीन में, तो ये लोग अपने मन से अधिकार नहीं करते थे। जो भी यहाँ से कुछ करना होता था वो लोग पुर्तगाल के राजा से पूछते थे। तो ये भी क्या हुआ, एक कंपनी, सरकारी कंपनी का होना, ये भी पतन का एक मुख्य कारण था। तो पुर्तगालियों के आगमन के बारे में देखे हम, इसके बाद उसके संस्थापक फैक्ट्री के बारे में देखे, इसके बाद इसके पतन का कारण भी देखे, उसका भारतीयों का योग, मतलब पुर्तगालियों का योगदान क्या था भारत में, वो भी हम देखे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आएगी वो आएगी डच, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डच कंपनी का आगमन। ये था सिर्फ पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।